ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं मैरिज। मतलब मैरिज करने नहीं जा रहे हैं, मैरिज टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना? आधे बच्चे खुश हो गए होंगे ना, पर आज मैरिज करने जा रहे हैं। मैं मैरिज कर चुका हूँ, ठीक। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैरिज एज अ टॉपिक, ठीक। ये आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस में है और मैरिज इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। चलिए, आप सभी जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी हो या किसी भी सोसाइटी में मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। हाउएवर, various studies are showing that in developed countries and in various regions like Japan, South Korea and in some developed countries, क्या हो रहा है कि मैरिज का धीरे धीरे ट्रेंड कम हो रहा है। तो देयर हैज बीन सम चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू मैरिज, बट हम इतना तो बोल सकते हैं कि मैरिज इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना विच कैन बी सीन इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। आपको हर ह्यूमन सोसाइटी में मैरिज देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन बी डिफाइन मैरिज? हम डिफाइन करें मैरिज को? देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस एसोसिएटेड विथ मैरिज एंड मैरिज हैज बीन most important topic in sociology, hence every sociologist have discussed something about marriage। सबने कुछ ना कुछ बोला ही है, तो इसीलिए मैरिज के बारे में कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन बना पाना थोड़ा सा टफ है, ठीक। और ये बात बोलते हैं एडमंड लीच, हु इज अ सोशियोलॉजिस्ट। उनका मानना है कि ऑल डेफिनेशंस एसोसिएटेड विथ मैरिज आर वेन। सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक। लेकिन फिर भी अगर हम मैरिज को डिफाइन करने की कोशिश करें ना, तो मैरिज को डिफाइन किया है सबसे अच्छे तरीके से जीपी मर्डॉक ने, ठीक। उन्होंने कैसे डिफाइन किया है मैरिज को? उन्होंने बताया है कि मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू हेट्रोसेक्सुअल एडल्ट इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स ओवर ईच अदर। बात समझ में आया? दो अलग हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल है ना, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स इंश्योर कराने का इंस्टीट्यूशन है। बात समझ में आया? यानी कि विवाह के बाद आपको एक सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, यू गेट अ सोशल एक्सेप्टेंस दैट नाउ टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स कैन हैव एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स ओवर ईच अदर। बात समझ में आया? मैरिज किया क्यों जाता है? बिकॉज मैरिज इज द मेथड और मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन थ्रू विच न्यू मेंबर्स आर एडेड टू सोसाइटी। सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं ना, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए भी मैरिज इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैरिज के थ्रू जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो प्रोक्रिएट होते हैं, उनको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है। बात समझ में आया? दिस इज द मैरिज। अब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात कर लें, तो इंडियन सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स सोसाइटी एज यू ऑल नो, ठीक। तो इंडिया में मैरिजेस के कई सारे फॉर्म हैं, कई सारे टाइप्स हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के मैरिजेस हैं। अगर हम ट्राइबल मैरिजेस की तरफ मूव कर जाएं, तो उनमें तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है थ्रू आउट इंडिया। तो हर आप देख लीजिए ना, इंडिया में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से मैरिज होते हैं, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के उसमें ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक। तो मैरिज इंडिया में जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। हावेवर, हम अगर बात करना चाहें, समझने की कोशिश करें, तो मैरिज के कुछ जो मेजर फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि इन सर्टेन रिलीजन्स, धर्मों में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है, ठीक। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की, देयर मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स, ठीक। आपने देखा होगा इस्लाम में, ठीक। वो पूछते हैं ना क्या कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल हो गया, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर एक जो कोई क्या बोलते हैं, उनके जो धर्म गुरु होते हैं, इस्लामिक कोई स्कॉलर, वो वहां पर मौजूद होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, क्या आप दोनों पक्षों को ये मंजूर है। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन इन क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना, कि whoever have any objection speak now और hold peace till eternity। तो ये सारे मैरिजेस जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है वो मैरिज को ब्रेक करना भी बड़ा आसान होता है। तलाक या डिवोर्स जैसे प्रोविजंस जो हैं वो इनिशियली मौजूद रहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का भी तो ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हिंदू सोसाइटी में है, वहां पर मैरिज को एक सैक्रेमेंट माना जाता है या एक तरह का संस्कार माना जाता है,
यहां पर देखिए मैरिज का एक रिलीजियस नोशन हो गया। आपने सुना होगा हिंदूज में ऐसा माना जाता है ना कि रिश्ते तो 7 जन्मों के होते हैं, ठीक, वंस मैरिड इज मैरिड फॉर एवर, इस तरह के नोशंस मौजूद रहे, ठीक। 16 संस्कारों की संकल्पना मिलती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार, उन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है विवाह, ठीक। तो देख लीजिए इंडिया में ही आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल गई। इतना ही नहीं, आपको इंडिया में और कई सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में एंडोगेमी और एक्सोगेमी फॉलो होता है। एंडोगेमी का मतलब क्या हुआ? एंडोगेमी का मतलब है कि आपको इसी ग्रुप के अंदर शादी करना है, और एक्सोगेमी का मतलब हो गया कि आपको इस ग्रुप के बाहर विवाह करना है। एज यू ऑल नो, इंडियन सोसाइटी हैज बीन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। वैसे अब चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो अब चेंजेस आ रहे हैं। हियर इन सोशियोलॉजी हम इन सारे एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, तो हम ट्रेडिशन को भी पढ़ते हैं और जो प्रेजेंट में मॉडर्न चेंजेस आ रहे हैं हम उनकी भी बात करते हैं, ठीक। तो एंडोगेमी, एंडोगेमी क्या कहता है कि आपको शादी करनी है इसी ग्रुप के अंदर। एज यू ऑल नो, ट्रेडिशनली इन इंडिया रिलीजन हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एंडोगेमस ग्रुप, यानी कि जनरली सोसाइटी में ऐसी मान्यता रही है कि एक आदमी का विवाह उसी धर्म के अंदर होना चाहिए। सिमिलरली कास्ट हैज बीन अनदर एंडोगेमस ग्रुप। देख लीजिए, एक जाति के अंदर विवाह को समाज मानता है। हम यहाँ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक। मुझे पता है स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट ने तो बहुत पहले से परमिट कर रखा है, क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस को या इंटर रिलीजियस मैरिजेस को, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हेयर। तो यहाँ पर तो मैं सोसाइटी के एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उन कानूनों के कारण जो है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल यू ऑल नो कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे नोशंस मौजूद हैं, ठीक। तो रिलीजन हो गया या कास्ट हो गया, दीज आर एंडोगेमस ग्रुप। ऑन दी अदर हैंड एक्सोगेमी, एक्सोगेमी का क्या मतलब होता है कि आपको इस ग्रुप से बाहर ही विवाह करना है। जैसे कि इन इंडिया देयर हैज बीन अ नोशन ऑफ गोत्राज, ठीक। लीनिएज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है गोत्रा, जिसमें क्या होता है आप अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं किसी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करके, ठीक। तो एक गोत्र के लोगों के बीच में विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सोगेमस ग्रुप है। सिमिलरली इन इंडिया देयर हैज बीन विलेज एक्सोगेमी, मतलब क्या हुआ कि एक गांव में विवाह जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता रहा है। हाउएवर देयर आर मल्टीपल एक्सेप्शंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। साउथ इंडिया में अगर आप चले जाइए तो वहां पर आपको विलेज में विवाह जो है एक नॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा हाइपरगैमी हाइपोगैमी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरगैमी हाइपोगैमी? हाइपरगैमी का मतलब होता है कि ऐसा विवाह जिसमें जो ग्रूम साइड है ना वो रिचुअलिस्टिकली हायर हो देन द ब्राइड साइड, ठीक। सोसाइटी में ऐसे मैरिजेस को अच्छा माना जाता है या प्रेफर किया जाता है हाइपरगैमी, ठीक है, यानी कि रिचुअलिस्टिकली हायर हो ग्रूम साइड। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में विवाह जो होते हैं उसमें ग्रूम साइड को ज्यादा वैल्यू मिलता है, ज्यादा उनका रेस्पेक्ट होता है, ज्यादा ऑनर होता है। तो अगर रिचुअलिस्टिकली अगर ग्रूम साइड हायर हो, जैसे कि अगर कास्ट हायरार्की में अगर ग्रूम जो है वो ऊपर कास्ट का हो, या एक कास्ट ही इंडिया में कई सारे सब कास्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो सब कास्ट्स की भी हायरार्की होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे अलग अलग रीजन में अलग अलग हायरार्की है, ठीक। तो अगर इस हायरार्की में ग्रूम साइड जो है वो ब्राइड साइड से ऊपर है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हाइपरगैमी। ऑन दी अदर हैंड अगर ग्रूम साइड जो है वो रिचुअलिस्टिकली लोअर हो ब्राइड साइड से, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज हाइपोगैमी। बात समझ में आया? तो इसको हम हाइपोगैमी बोल देते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज तो आप हम बोल सकते हैं कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंसेस्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज। इंसेस्ट का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव के बीच में विवाह का संबंध, ठीक है ना। आज के वर्ल्ड में आपको जनरली कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये हर सोसाइटी में बुरा माना जाता है, ठीक। बट हाँ, हिस्ट्री में ऐसे कुछ एविडेंसेस रहे हैं कि जैसे इजिप्ट वगैरह में इस तरह के कई मतलब सेटअप थे जहां पर जो है वो पिता अपनी पुत्री के साथ, यानी कि फादर जो है वो अपनी डॉटर के साथ शादी करता था। आज इसको इंसेस्ट माना जाता है और जनरली ये आपको आज सारे सोसाइटीज में प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम और बात करें तो इंडिया में ट्राइब्स में अलग अलग तरीके के मैरिजेस हैं,
ट्राइबल मैरिजेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इनफैक्ट अगर हम ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की भी बात करें तो यहाँ पर भी मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसके डेप्थ में जाते हैं, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को खोल कर देखते हैं, उसके सारे डायमेंशन को हम खोलते हैं, ठीक। तो इस छोटे से सेशन में मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके मन में इस बात को लेकर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी इमर्ज हो रही है, अगर आप सिविल सर्विसेज को के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल एक बहुत क्रूशल पार्ट हो जाता है। तो यहाँ IBE में मैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हूं। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं जिसका सिलेबस काफी छोटा है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है और सोसाइटी से एसोसिएटेड है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप बचपन से जब से पैदा हुए हैं, चूंकि आप सोसाइटी में ही पले बढ़े हैं, तो आप सोसाइटी को समझ रहे हैं, आप सोसाइटी को पढ़ ही रहे थे, ठीक। तो आप IBE में कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सोशियोलॉजी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं।